नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है अलोन। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपके दिमाग में भी कभी कोई रेपिटेटिव टॉक्सिक ख्याल आता है? ऐसा ख्याल जिसका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन वो आपकी अंदर की इनसिक्योरिटीज और फोबियाज से जुड़ा है। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में जो ख्याल आता है वो ये है कि व्हाट इफ आई डाई अलोन। मैं एक अनजानी जगह में हूँ, अनजाने लोगों के बीच में हूँ, मेरा अपना कोई नहीं है और मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं है, मेरे बिहाफ पे डिसीजन लेने वाला कोई नहीं है। वाकई में काफ़ी वाहियात ख्याल है। जितना कम से कम सोचा जाए उतना ही अच्छा है। खैर, हमारी आज की कहानी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए शुरुआत इस ख्याल से की गई है। साल 2021, महीना मई का। अब जैसे हम 2021 कहते हैं, सबके दिमाग में एक विचार कौनता है कि कहीं कोविड से जुड़ी कहानी तो नहीं है। जी हाँ, ये कोविड से ही जुड़ी कहानी है। थोड़ी खौफजदा है, थोड़ी अफसोसजनक है, लेकिन फिर भी इसको सुनाना ज़रूरी है। 2021 मई के महीने में मुझे खुद को कोविड हुआ था अप्रैल एंड में, और मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया था महज 10 दिन के बाद, क्योंकि इतने डॉक्टर्स बीमार पड़ रहे थे कि हम डॉक्टर्स की भारी कमी हो गई थी। और उन दिनों मैं कोविड टास्क फोर्स के साउथ डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही थी। तो मेरा काम ये होता था कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में देखो कितने बेड्स हैं, कितनी ऑक्सीजन ज़रूरी है, कहाँ से हम पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं, किस जोन में बेड्स की कमी पड़ रही है या बेड्स ज़्यादा हैं। इस तरह से मेरा काम होता था मॉनिटरिंग का। और क्योंकि मैं इंटरनल मेडिसिन में नहीं हूँ, तो डायरेक्टली कोविड पेशेंट्स के साथ हम आईसीयू में नहीं डील करते थे। लेकिन जब डॉक्टर्स की कमी हो जाती थी तो हम एक कंट्रोल रूम में बैठ के एक टैबलेट पे, एक स्क्रीन पर हम पेशेंट के साथ बात करते थे। हर 4 घंटे में उनका मुआयना करते थे, उनके पैरामीटर्स चेक करते थे और ये देखते थे कि उन्हें हम एस्केलेट करें, हम उन्हें बड़ी फैसिलिटी में भेजें या फिर हम उन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं ताकि बेड खाली हो। खैर, बहुत ही भयानक मंजर होता था वो। हर रोज़ कितने ही लोगों को अपनी आंखों के सामने हम मरते हुए देखते थे। और एक मैं सच में कहती हूँ कि जब मैं उस दौर के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो शायद एक बहुत ही भयानक सपना था। वो बहुत सरियल फील मुझे आती है और अभी तक वो आती है। खैर, हमारी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से 7 मई के आसपास की बात थी। मैं हॉस्पिटल ज्वाइन कर चुकी थी। उन दिनों घर पे सारा काम अपने आप करना पड़ता था, कोई स्टाफ ज़्यादा होता नहीं था। तो मुझे हॉस्पिटल निकलने के लिए उस टाइम देर हो गई थी और मुझे उस टाइम एक वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में जाना था टू एग्जामिन देयर न्यूली फाउंड फैसिलिटी। तो मुझे फ़ोन आता है। मेरे पास उनका नंबर नहीं है जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं। वो कहते हैं इंसान जो दूसरी तरफ है वो खांस रहा है। कहते हैं, बेटे पहचाना? मैं जल्दी में थी और मैंने बिना सोचे समझे कह दिया, नहीं। तो बोले, मैं बोल रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा मैं बोल रहा हूँ, मुझे आवाज़ पहचान में आई। अरे, ये तो नारायण सर हैं। नारायण सर मेरे योगा टीचर रह चुके हैं। बहुत सालों तक मैंने उनसे योगा सीखा है और प्रैक्टिस किया है। मेरे मेंटोर हैं। वो होलिस्टिक लिविंग के जितनी ट्रेनिंग मैंने उनसे ली है और किसी से नहीं ली, और उनके ज़रिए मैंने और लोगों को सिखाया है, क्लासेस ली हैं और कम्युनिटी लेवल पर हेल्दी लिविंग के बारे में अवेयरनेस फैलाई है। तो नारायण सर को मैं अपनी ज़िंदगी का ख़ास मेंटोर मानती हूँ, हमेशा उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। नारायण सर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो बहुत ही भले इंसान हैं। एक्स आर्मी में रह चुके हैं। माने आर्मी में वो शायद कुक की जॉब पे थे, पर वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। और उसके बाद उन्होंने योगा को अपनी लाइफ बना लिया। शादी कभी की नहीं, फैमिली उनकी कोई थी नहीं। उनकी पैतृक संपत्ति जो थी वो एक लालडोरा लैंड पर, एक बहुत बड़ा ज़मीन पे उन्होंने एक छोटी सी अपना एक घर बनाया हुआ था। और ज़्यादातर ज़मीन को वो गाय या भैंस पाला करते थे और साथ ही बच्चों को योगा की ट्रेनिंग देते थे, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते थे और गरीब बच्चों को जाके पढ़ाते थे। यानी कि अपनी ज़िंदगी के हर एक दिन का हर एक लम्हा उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए लगाया हुआ था और बहुत खुश थे, बहुत संतुष्ट थे। पैसे की कोई चाह नहीं थी, उनकी पेंशन आती थी, ज़्यादातर पैसा वो लोगों के लिए खर्च किया करते थे।
नारायण सर की आवाज़ सुन के मुझे लगा कि वाक़ई ये तो बीमार है। मैंने पूछा क्या हाल है? तो बोले बेटा खाँसी है और जा नहीं रही है। अब खाँसी कोविड दौर में क्या सोच सकता है इंसान? मैंने कहा सर दिखा दीजिए। बोले नहीं नहीं बुखार आया था, बहुत ही हल्का था, ठीक हो गया, उसके बाद अब ये खाँसी है, बलगम अटक जाता है, तुम कोई दवाई लिख दो, दवाई से मैं ठीक हो जाऊँगा। साफ लग रहा था कि वो अस्पताल नहीं आना चाहते। खैर अस्पताल बुलाने लायक मेरी स्थिति भी नहीं थी, क्योंकि एक एक बेड पे मारा मारी बची हुई थी। मैंने उनको एक दवाई लिख दी और उसके बाद ये बात आई गई हो गई। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। उन दिनों हमने एक और मेक शिफ्ट कोविड फैसिलिटी अपने पर्सनल लेवल पे हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने एक स्कूल को कन्वर्ट कर दिया था ऑक्सीजन बेड्स पे। और हम लोगों से डोनेशन लेके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स प्रोवाइड करके वहाँ पैरामेडिक्स और मेडिक्स के इंटरव्यू लेके उनको वहाँ पे तैनात करते थे, ताकि कम से कम 40-42 बेड्स तो मिले उन लोगों को जिनको माइल्ड कोविड है और हम बचा सकते हैं। खैर 3-4 दिन गुजर गए, फिर उनका फ़ोन आता है, वो बहुत बुरी तरह से हाँफ रहे हैं। इस बार क्योंकि मैंने उनका नंबर सेव कर लिया था तो मैं जान गई, और मुझे उनका फ़ोन अटेंड करने से पहले ही डर लग रहा था कि कहीं मुझे उन्हें शिफ्ट ना करना पड़े, और वही हुआ। उन्होंने कहा बेटा सांस फूल रही है, मुझे लगता है मुझे तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। मैंने उनसे उनका एड्रेस लिया, और मुझे एक्चुअली ये भी नहीं पता था कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। मैं ये जानती थी कि जनकपुरी के आसपास वेस्ट दिल्ली में कहीं वो रहते हैं। मैंने अपनी वेस्ट दिल्ली की टीम को कांटेक्ट किया, उनको बोला कि इस तरह से शिफ्ट करना है, एम्बुलेंस से इस एड्रेस से पिक कराना है। वहाँ पे कोई बेड्स नहीं थे, टीम ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। 10-12 घंटे बीत गए, मुझे थोड़ी चिंता होने लगी। उसके बाद रात ही में मैंने अपनी अंडरटेकिंग पर अपने हॉस्पिटल की एम्बुलेंस भेज के बड़ी मुश्किल से उनको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करवाया। मुझे बताया गया कि उनकी हालत काफ़ी नाजुक है, और उनको हमने जनरल बेड पे डाला, थिंकिंग कि अभी हम इनको एस्केलेट करेंगे, अभी इनको हायर फैसिलिटी में ले लेंगे जब बेड खाली होगा। अगले दिन की बात है, अगले दिन मुझे बताया गया कि उनकी हालत थोड़ी बेटर है, सुधर गई है। सो मुझे लग रहा था वो ठीक हो जाएंगे। उसके 48 आवर्स की बात है, मुझे पता चला कि डॉक्टर राखी बीमार पड़ गई हैं। वो हमारी रेजिडेंट डॉक्टर थी, और बहुत कमी है तो आपको जो है ड्यूटी करनी होगी। ड्यूटी का मतलब ये होता था कि आपको एक कंट्रोल रूम में बैठ के एक स्क्रीन पर पेशेंट से हर 4 घंटे में राउंड्स लेने पड़ते थे, स्पेशली ICU 1, ICU 2, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें पेशेंट को हमको वापस जनरल बेड में लाना है या इसको ICU 3 में भेजना है, वगैरह वगैरह। मेरी ड्यूटी थी 12 से 4 और 4 से 8 वाला स्लॉट मुझे दिया गया था। मेरे होराइजन ऑफ माइंड में नहीं था कि मुझे ICU में मेरी मुलाकात नारायण सर से हो जाएगी। मैं लॉग इन करती हूँ, पहला पेशेंट देखती हूँ, उससे बात करती हूँ, और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो स्क्रीन पे चेक करती हूँ, और ऑर्डर्स डालती हूँ कि इस पेशेंट को हम वापस नॉर्मल बेड्स पे ले सकते हैं और अगले दिन डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब ये कि बहुत बड़ी आशा होती थी कि कम से कम एक बेड खाली हुआ, एक इंसान तो कम से कम सीरियस से नॉन सीरियस कंडीशन में आया। सेकंड बेड पे मैं जब आई तो देखा ये तो नारायण सर है, मुंह पे मास्क लगा हुआ था, हाँफ रहे थे, पैरामेडिक उनके पास में खड़ा था और बोल रहा था मैम ये पेशेंट बहुत अनकोऑपरेटिव है। तो मैंने उनसे चेहरे पे एक आर्टिफिशियल स्माइल लाके बोला, हाय नारायण सर, कैसे हैं आप? तो उन्होंने मास्क हटा दिया और मुझसे बोले कुछ इशारों में उन्होंने कहा इस तरह से। तो पैरामेडिक ने मुझे बताया कि ये सुबह से कह रहे हैं कि पेपर लाओ, पेन लाओ और कुछ लिखो, और अगर हम इनका मास्क हटाते हैं तो ये हाँफने लगते हैं और इनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। तो मैंने उससे बोला कि कोई बात नहीं, मुझे इनसे बात करने दो, पेशेंट क्या कहना चाह रहा है, लेट्स हियर। तो
उन सुनाई तो उनको ढंग से दे ही रहा था, उन्होंने अपना मास्क हटा दिया। जैसे ही मेरे से एश्योरेंस मिली उन्होंने अपना मास्क हटा दिया और मुझसे भी उन्होंने यही कहा। तो मैंने एक पेन वहाँ था, पेन मेरे पास था, पेपर्स ऑलरेडी मेरे पास थे। उन्होंने कहा लिखो। अब नेक्स्ट 5.5 से 6 मिनट वो बोल रहे थे, हाँफ रहे थे, मास्क हटा रहे थे, मास्क वापस लग रहा था, खांस रहे थे, और वो जो मुझे बता रहे थे उसका सार वो मुझसे लिखने को कह रहे थे। और जो सार था वो इस तरह से था, मेरी एक गाय है जो मंदिर में गौशाला में दान में दी जाएगी। मेरे घर के पास घर, दोनों घरों के बीच में एक, मैं पूरी तरह से भूल रही हूँ, घर के सामने या पीछे एक गमला है, गमले के नीचे चाबी है, वो चाबी घर की चाबी है। चाबी को खोल के उसमें अंदर जाएंगे तो राइट साइड वाले कमरे में एक गोदरेज की अलमारी है। अलमारी की चाबी मेरे मंदिर में है, मंदिर किचन में है, मंदिर के जो कपड़ा बिछा हुआ है उसके नीचे है। अलमारी को खोल के उसमें से एक एफडी निकालो, एफडी इस बैंक की है, इसका अकाउंट कुछ कुछ वो बता रहे थे, ये ब्रांच है, इतने रुपए की ये एफडी है, और उसमें 18,000 रुपये कैश है। 18,000 रुपये कैश मेरे भतीजे की बीवी को देना है। उसके अंदर कुछ चांदी के सिक्के और मेरी माँ की चेन है जो मेरे भतीजे की, जब उसके बेटे की बहू आएगी तो वो उसको देना है। एफडी है मेरे भतीजे को दी जाएगी ताकि वो अपने बेटे की एजुकेशन में उसको इस्तेमाल कर सके। और इसके अलावा उनके कुछ कपड़े थे जो दान में दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि उनका जो घर है वो बराबर में एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल था, उसको दान में दिया जाएगा ताकि उस पर पुलिस कैडेट्स की ट्रेनिंग हो सके। इस बात को उन्होंने 2 बार बोला था। तो अब वो टूटी फूटी भाषा में जो बोल रहे थे उसको समझना और लिखना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन और कोई रास्ता ही नहीं था, बिकॉज वो नाराज हो रहे थे। जब वो, अगर उन्हें लग रहा था कि हम उनको हल्के में ले रहे हैं तो वो नाराज हो रहे थे। मैं चुपचाप, क्योंकि वैसे भी मैं उनसे डरती थी, मैं उनकी स्टूडेंट रह चुकी थी, मैं चुपचाप बैठी हूँ, सुन रही हूँ, लिख रही हूँ, और वो बता रहे हैं। उसके बाद जैसे ही पैरामेडिक ने मुझे बताया मैम ये तो 72 पहुँच गया है, मैंने बोला अच्छा ठीक है अब लगा दो। और मैंने अपनी आवाज़ को थोड़ा सा ज़ोर से बोला, नारायण सर बस हो गया, अब आप रहने दीजिए, ज़्यादा परेशान मत होइए, 2-4 दिन में तो हम आपको छुट्टी दे देंगे। ये सारी चीज़ें जो आपने मुझसे कही हैं, ये सारी चीज़ें अपने आप जाके कहिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। देखिए आपके पैरामीटर्स मेरे पास आ रहे हैं, आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ रही है, दिस इज़ वेरी गुड। हम आपको कल परसों में यहाँ से जनरल वार्ड शिफ्ट करेंगे, उसके बाद आपको छुट्टी दे देंगे। मैंने कह तो दिया। नारायण सर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दिस। उन्होंने मुझे हाथ से ऐसे किया कि बस जाओ तुम, और उन्होंने मास्क लगा लिया। और उसके बाद फिर बारी आई तीसरे पेशेंट की, लेकिन नारायण सर और तीसरे पेशेंट के बीच में मैंने 2 मिनट का, या यूं कहिए 60 सेकंड का एक ब्रेक लिया। मैंने अपने पेपर की तरफ देखा। अब यहाँ पर एक आदमी जो मुझे पता है जो क्रिटिकल है, जिसकी हालत पहले से ज़्यादा नाजुक है, एक मरता हुआ आदमी अपनी पूरी जिंदगी के सार को मेरे साथ शेयर कर रहा है, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को अपने हिसाब से एलोकेट कर रहा है, जिस हिसाब से वो चाहता है। अपनी पूरी जिंदगी में जो उन्होंने दुआएं कमाई हैं, या जो उन्होंने लोगों की सहायता करके जो ब्लेसिंग्स ली हैं, उसको आगे वो बांट रहा है या शेयर कर रहा है, और उसने ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ी है। मैं कौन होती हूँ किसी इंसान की डाइंग डिक्लेरेशन को समझ के
उसको इम्प्लीमेंट करने वाली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए. इट जस्ट स्ट्रक मी, माई गॉड, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड वाई मी? आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ लॉयर. मैं उनकी फैमिली की भी नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे बता रहे थे. और उस घड़ी में मैं ही उनके साथ थी, तो ऑब्वियसली और वो किसको बताते. मैंने नीचे देखा, मैं नीचे देखती ही रह गई. मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई थी उस वक्त. अभी तो मैं आपको जब बता रही हूँ तो मैं बता भी पा रही हूँ, और ये सब चीज़ें मैं बाद में अपनी मेमोरी के ऊपर जोर डाल के आपको ये स्पेसिफिक्स दे रही हूँ. उस टाइम मैं टोटल ब्लर में थी. आई वॉज इन द स्टेट ऑफ ऑलमोस्ट लाइक अ सेमी कोमा. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. मैं खुद कोविड से रिकवर होके मैं मेंटली और फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं थी जो मैं इस सिचुएशन के साथ जस्टिस कर सकूं या कोप कर सकूं. मेरा पेपर एकदम खाली था, मुझसे एक भी शब्द नहीं लिखा गया था, और मैं अंदर ये सोच के डर रही थी कि मैं इसको कैसे रिटेन करूँ अपनी मेमोरी में. हाउ डू आई ट्रांसलेट वॉट ही हैज़ टोल्ड मी लेटर ऑन. फिर मुझे लगा नहीं, अभी 4 घंटे के बाद फिर से राउंड लेते हैं. और मैं अब की बार सीरियसली इनका अकाउंट नंबर, इनकी कौन से बैंक की एफडी है, कौन से ब्रांच की है, इनका भतीजा कौन से गांव में रहता है, कौन सा इनका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है, कौन सी गौशाला की ये बात कर रहे हैं, चाबी इन्होंने कहाँ बताई है, लॉकर की चाबी कहाँ रखी. ये सब मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे थे कि मैंने पूछा ही नहीं. मैंने सोचा कि चलो 4 घंटे के बाद पूछ लेते हैं, बिकॉज एनीवेज राउंड का टाइम आने वाला था. बाय द टाइम हमने एक राउंड ख़त्म किया, उसमें 15-20 मिनट और लग गए. फिर हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया, और 3.5 घंटे के बाद फिर से बारी आ गई. अब मैं ड्रेड कर रही थी कि अब नारायण सर से दोबारा से पूछूंगी तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है. तो पहला पेशेंट तो जा चुका था, उसकी जगह कोई और पेशेंट था. सेकंड पेशेंट बेड की जब बात आई तो देखा कोई और है. आई वाज स्टन्ड. पैरामेडिक मेरा शॉक समझ गया, बोला कि मैम ही इज़ नो मोर. आपसे बात करने के 20-25 मिनट के बाद he had a cardiac arrest and he died. I again stood frozen, or should I say I sat frozen. मैं नहीं शब्दों में बयान कर सकती कि मैं क्या फील कर रही थी. मेरे ख्याल से मेरे लिसनर्स, मेरे व्यूअर्स फील कर सकते हैं उस वक्त की मेरी मनस्थिति. मुझे बहुत सारी बातें करनी थी नारायण से, अभी पूछना था, उस सबको बताना था, उसको डॉक्यूमेंट करना था. अब मैं क्या करूँगी? सर तो चले गए, अब मैं किस तरह से उनको जस्टिफाई करूँगी, मतलब क्या जवाब दूँगी मैं. ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी. मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, मुझे ऑलमोस्ट पैनिक अटैक आने वाला था. ट्रस्ट मी, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. मरीज़ों को मरते हुए मैंने देखा है, बहुत बार देखा इतने साल के करियर में, लेकिन जैसा मुझे उस वक्त लगा था वैसा फिर कभी नहीं लगा, ना पहले कभी लगा था. बहरहाल नारायण सर चले गए और अपने डाइंग डिक्लेरेशन को एक मेरे जैसे केयरलेस व्यक्ति, या यूं कहिए कमज़ोर व्यक्ति को बता के चले गए. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ. बाद में बताया गया कि उनकी बॉडी को 7 दिन तक हॉस्पिटल की मॉर्ग में रखा गया. उनसे मिलने ना पहले कोई आया था, ना बाद में उनकी बॉडी को क्लेम करने के लिए कोई आया. वो जो भतीजा और उसका बेटा और बहू जो जिसकी बात वो कर रहे थे या जिसके लिए वो कुछ छोड़ के गए थे, वो सब कोविड के डर से अस्पताल उनसे मिलने नहीं आए, उनकी बॉडी को लेने नहीं आए, कोई उनका क्रिमेशन के लिए नहीं था. एक ऐसा इंसान जिन्होंने हज़ारों लाखों लोगों की मदद की, इवेंचुअली उनके क्रिमेशन में, जो कि हॉस्पिटल ने खुद अपनी ज़िम्मेदारी पे किया था, उनके क्रिमेशन में 2 लोग थे. एक उनका पुराना शिष्य और एक मैं. उस शिष्य ने, उसको भी किसी के ज़रिए ही पता चला था
उसने फेसबुक लाइव करके बाकी लोगों को उनके फ्यूनरल की रिकॉर्डिंग जो दूर से होती है वो दिखाई। मुझे बताया गया कि 700-750 लोग फेसबुक लाइव देख रहे थे। नारायण सर को अंतिम श्रद्धांजलि व्यक्तिगत तौर पर देने वाले हम 2 ही लोग थे, और मैं भी मन ही मन में श्रद्धांजलि भी दे रही थी और उन्हें सॉरी भी कह रही थी। बहुत बाद में, बहुत मेमोरी पर अपनी जोर डालने के बाद मैं ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो मैं अपनी मेमोरी से निकाल के आपको बता पाई। I will never be able to take that load off me। और शुरू में जब मैं वेब सीरीज स्टार्ट करी थी तो मैंने बताया था कि कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो आपको हॉन्ट करती हैं। जी हाँ, ये भी उन्हीं स्टोरीज में से एक है। फिलहाल बता देती हूँ। नमस्कार।